हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं कृष्णा अभिषेक आपके सामने आया हूं अपने प्यारे से चैनल के साथ, जिसका नाम है गुरुकुल साइंस वर्ल्ड। इस चैनल पे हम लोग 9 to 12 के मैथ और साइंस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल मेरा पहला वीडियो क्लास 9th का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करना चाहूँगा अपना क्लास, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जो होता है फिजिक्स का वो इसी चैप्टर से होता है। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, जिसके चलते इस बच्चे जो होते हैं वो इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए है। ये बेस बताता है फिजिक्स का कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, या बहुत ऐसी चीज़ें इसमें हम लोग को जानने को मिलती है जो आगे चल के हमको काम करती हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के सामने पहला चैप्टर साइंस का, फिजिक्स का क्लास 9 का डील करने वाला हूँ, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। हम लोग बिल्कुल नॉर्मल पढ़ेंगे, अच्छी भाषा में पढ़ेंगे, जैसे कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों को बच्चे अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले बात आती है बच्चों की यूनिट और मेजरमेंट फिजिक्स जो है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ऊपर से चलते हैं कि साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि साइंस है क्या। अब यहाँ पे आपको एक डिफिनेशन मिलेगा, द नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। हम किसी भी तरह के नॉलेज को अगर उसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखें, उसका एक्सपेरिमेंट करें और उसे एक सिस्टमेटिक वे में रखें, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? साइंस बोलेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपसे देता हूँ। ये साइंस जो है ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज है, अगर ऑर्गेनाइज नॉलेज है। अगर आप शॉर्ट भाषा में करना चाहें साइंस को, तो क्या है? एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो है वो साइंस होता है। अब हम लेके चलते हैं आपको, जैसे ग्रेविटी। ग्रेविटी का डिस्कवर किया किसने? आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं वो क्या होती है? नीचे आती है। तो उन्होंने इसके बारे में बहुत सोचा। पहले उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, यानी ऑब्जर्व करके देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट था वो नीचे ऊपर से छोड़े जाने पर भी नीचे आता है। उसके बाद से उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यानी वो अपने घर पे गए, लैब पे गए, सारी चीज़ों को उठा उठा के फेंकना शुरू किया। जो भी चीज़ें थी सारी नीचे आई। अब उन्होंने क्या किया? उसे एक सिस्टमेटिक वे में रखा और बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ हाइट से छोड़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? नीचे आता है। जिसे उन्हें क्या मिला? ग्रेविटी मिला। यानी अर्थ के पास एक ऐसा पावर होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। तो ये एक तरह से साइंस हो गया। कैसे? कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद से उसका एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसे सिस्टमेटिक वे में रख दिया कि एक हमारा क्या हो गया? ये साइंस का लॉ हो गया। दूसरा चीज़ हम बात करेंगे आपको, जैसे वाटर के बारे में। वाटर जो होता है उसे छोड़ने पे वो लोअर लेवल की तरफ जाता है। अब इसको हम लोगों ने देखा कि वाटर जो है उसको कहीं भी फेंको तो वो अपने लोअर लेवल को ढूंढ करके उसमें चला जाएगा। तो देखा गया कि समुद्र जो होता है या फिर ओशियन जो होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। इसका मतलब पानी सब कहाँ इकट्ठा होगा? तो गहरे में। फिर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पानी को हमने क्या किया? किसी ऊंचे जगह पे रखा। जैसे पानी को रखा एक नली के द्वारा ऐसे और एक पीकर में, कि पानी यहाँ से हमने जैसे डाला, वाटर जो था वो सारा इसमें आते गया धीरे धीरे। तो इससे पता चल गया कि वाटर जो होता है ये एक लोअर लेवल की तरफ आता है। तो हम लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया और उसे सिस्टमेटिक रूप से रख दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। अब बच्चों हम लोग चलते हैं साइंस के पार्ट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते होंगे, साइंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है फिजिकल साइंस, दूसरा होता है
बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस, ये दो पार्ट होते हैं किसके, फिजिक्स साइंस के। साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक में कहा फिजिकल साइंस, दूसरे को बायोलॉजिकल साइंस। अब आते हैं हम लोग कि फिजिकल साइंस क्या होता है, तो बोलते हैं इट इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग, यानी जो भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस, इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। अब बच्चों समझ में आ गया, पूरे साइंस को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर दिया दो पार्ट में, एक को बोला फिजिकल साइंस, दूसरे को बोला बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में आपको कौन कौन से टॉपिक यानी कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक का नाम होता है फिजिक्स, दूसरे का केमिस्ट्री। और बायोलॉजिकल साइंस में जो दो इम्पोर्टेंट होते हैं, एक होता है जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। ये दो अलग अलग, अब इससे ऐसे कर करके बहुत सारे ब्रांचेज है साइंस के, लेकिन साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सबसे पहले फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में जो इंपॉर्टेंट टर्म है फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस में है जूलॉजी और बॉटनी। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हमको ये समझ में आया कि साइंस को पढ़ने के लिए एक रास्ता मिला हमको, कि हम लोग नॉन लिविंग थिंग को पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा आपका फिजिकल साइंस में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में केवल नॉन लिविंग थिंग के बारे में है, जूलॉजी और बॉटनी में केवल लिविंग थिंग के बारे में है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है फिजिक्स। आखिर में फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स को समझना बहुत ही सरल है। फिजिक्स हमारे लिए, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो फिजिक्स से डरते हैं, उनको लगता है कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत मैथमेटिकल टर्म आते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, फिजिक्स आपका 50% मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जैसे फिजिक्स आपको बिल्कुल खिलौने की तरह लगेगा। अब देखिए फिजिक्स का कितना शॉर्ट डिफिनीशन आपको दिया मैंने, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स क्या होता है, नेचर के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी नेचर के बारे में जो भी स्टडी होगा या नेचुरल फेनोमेना के बारे में स्टडी होगा वो आपका फिजिक्स कहलाएगा। जैसे लाइटिंग हो गया, आपका बिजली चमकती है वो भी फिजिक्स है, अभी हम लोग बल्ब जला रहे हैं वो भी फिजिक्स है। तो जितने भी नेचर के बारे में हम लोग अध्ययन करते जाएंगे वो हमारा क्या होगा, फिजिक्स हो जाएगा। अब फिजिक्स जो है, सबसे पहली बात यह है कि इसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है, बट हम लोग समझने के लिए सबसे अच्छा कैसे लेके चलेंगे कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, यानी किसी नेचर के स्टडी को हम लोग फिजिक्स बोलेंगे या नेचुरल फेनोमेना को फिजिक्स बोलेंगे। अब बात आती है कि इस फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो जो भी फिजिक्स में आते हैं, जो कुछ टर्म आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, अब आपको समझना है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा क्वांटिटीज जिसको हम लोग माप सकें उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। अब ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग माप सकते हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटी आपका हो गया लेंथ, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, या फिर फिजिकल क्वांटिटी हो गया आपका वेट, स्पीड, एक्सेलरेशन। ये सारे जितने भी फिजिक्स में हम लोग टर्म पढ़ते हैं वो सब क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल एक चीज़ याद रखिए कि हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग मेजर ना कर सके वो हमारा फिजिक्स या फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगा। जैसे फूल का महकना, फूल जो होता है वो कितना महकता है इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, तो वो हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगा। जिसको हम लोग मेजर कर सकें वो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज होगा। अब बात आई कि फिजिकल क्वांटिटीज को तो मेजर किया जा सकता है, जैसे एग्जांपल में लिख लिए स्पीड,
लेंथ, टाइम, etc। ये आपके हो गए फिजिकल क्वांटिटीज। अब एक और नया वर्ड आता है इससे कि फिजिकल क्वांटिटीज को किस में मेजर किया जाता है। यानी हर एक चीज को मेजर करने का कुछ ना कुछ तरीका होता है, कोई ना कोई एक यूनिट लिया जाता है। तो वही बात आती है यूनिट की। यानी द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटीज इज नोन एज यूनिट। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम लोग यूज करते हैं बच्चों, उसी को यूनिट कहते हैं। यूनिट जो है ये काफ़ी छोटा टॉपिक है आपका, इसका डिफिनेशन आपको बहुत जगहों पे नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे अच्छा डिफिनेशन हमने बनाया इसका कि इट इज़ अ चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिससे किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। अब देखिए जैसे इसके सरल भाषा में हम लोग समझते हैं। हमसे पूछा गया कि ये बोर्ड का लेंथ कितना है, ठीक है, बोर्ड का लेंथ कितना है, तो हमने क्या किया, हमने एक यूनिट लिया चौक। हमने बोला कि इस चौक से मेजर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये चौक जो था ये कितने बोर्ड हुआ, 13 बोर्ड हुआ। तो हमने बोल दिया कि ये बोर्ड जो है ये किसके इक्वल है, 13 चौक के इक्वल है। अब इसमें बात आई कि हमने किस चीज़ से मेजर, कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट, कौन सा हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट चुना था, तो हमने चौक को चुना। तो ये चौक हमारा क्या हो गया, एक यूनिट का काम कर रहा है यहाँ पे। और ये 13 क्या हो गया, इस मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया गोपला यूनिट क्या होता है। उसी तरह से लेंथ को मेजर करने के लिए एक यूनिट रखा गया जिसको बोला जाता है मीटर। उसी तरह से स्पीड को मेजर करने के लिए रखा जाता है मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से मास को केजी में मापा जाता है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटीज का अपना एक अलग यूनिट होता है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है जिसे हम लोग यूनिट के नाम से जानते हैं। अब ये यूनिट कितने तरह के होते हैं, यूनिट अगर अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे तो अब पता चले कि यूनिट होते कितने तरह के हैं भाई, आखिर में कौन कौन से यूनिट होंगे। तो यूनिट को देखा गया तो यूनिट को दो पार्ट में ही डिवाइड किया गया, एक था फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा था डिराइव यूनिट्स। अच्छे से डिफिनेशन पढ़िए इसको, यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूनिट, जो किसी भी यूनिट पे डिपेंड नहीं हो। ऐसा यूनिट जो दूसरे पे डिपेंड नहीं हो वो हमारा होगा फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड हो, यानी जिसको डिराइव करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स का हेल्प लिया जाए, वो हमारा होगा डिराइव यूनिट। यानी फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई, इंटरडिपेंडेंट हो गई किसी पे, और डिराइव यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट से बनी हुई हो। अब देखा गया कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने तरह के होते हैं, तो टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स को देखा गया। फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जिसको अभी हम लोग यहाँ पे, और उसका सबसे पहले लिखेंगे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, फंडामेंटल यूनिट्स। अब देखते हैं सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सा आता है। फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट और फिर उसका देखेंगे सिंबल। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स में आता है लेंथ, जिसको मेजर किया जाता है मीटर में, जिसका सिंबल होता है स्मॉल m। उसके बाद से आपका आता है मास, जिसको मेजर किया जाता है, जिसका यूनिट होता है किलोग्राम। इसको हम लोग सिंबलिक लिखते हैं केजी। नेक्स्ट आपका आता है टाइम, जिसको हम लोग मेजर, जिसका यूनिट सेकेंड, और इसको हम लोग मेजर करते हैं
इसका सिंबल होता है एस। नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का होता है केल्विन, इसका सिंबल के। नेक्स्ट आपका होता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में और इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। नेक्स्ट आपका होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला और इसको हम लोग CD से लिखते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक आपका बचता है, वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग मेजर करते हैं मोल में और इसका यूनिट जो होता है वो मोल होता है। सिंबल जो होता है वो मोल होता है। ये आप इसे नोट कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स के फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इसके यूनिट्स हैं और इसके सिंबल हैं। ये 7 यूनिट हैं जो दूसरे किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि डिराइव यूनिट कौन कौन से होते हैं। फिर से एक बार फंडामेंटल यूनिट्स आपको बता दें, वैसे यूनिट जो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहे। और ऐसे कितने यूनिट होते हैं? 7 यूनिट होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसके यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल होता है। और ये यूनिट जो होते हैं वो दूसरे किसी यूनिट पे डिपेंड नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। अभी हम लोग दूसरी यूनिट की बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग डिराइव यूनिट। और डिराइव यूनिट के भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। डिराइव यूनिट, इसके कुछ देखिए। फिजिकल क्वांटिटीज, नेक्स्ट यूनिट्स, यूनिट ऑन सिंबल। चलिए इसको समझते हैं कि ये आखिर में डिराइव यूनिट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया एक डिराइव यूनिट होता है। कैसे? तो एरिया को हम लोग मेजर करते हैं किसमें? मीटर स्क्वायर में, और इसको सिंबल होता है m स्क्वायर। यानी एरिया आप लोग पढ़े होंगे, एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। डिराइव यूनिट जो है वो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलके बनता है। जैसे हमने लिखा एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही लेके चलिए, होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? एक लंबाई, जिसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। ब्रेथ भी एक लंबाई है जिसको हम लोग मीटर में। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लेंथ क्या होता है? लेंथ का यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट वो होता है मीटर। तो हमने लेंथ को मीटर में किया, ब्रेथ को भी मीटर में किया, तो इसका यूनिट जो आया वो आ गया मीटर स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड देखते हैं हम लोग, स्पीड। स्पीड का यूनिट, स्पीड का यूनिट जो होगा, इसको यहाँ पे समझे पहले। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी यूनिट इसका हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसे हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो गया आपका मीटर टाइम सेकंड, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड बोलते हैं। ऐसे बच्चों बहुत सारे डिराइव यूनिट्स होते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा डिराइव किए जाते हैं। जैसे एरिया डिराइव किससे हुआ? मीटर से।
स्पीड ड्राइव किससे हुआ, डिस्टेंस और टाइम से। तो डिस्टेंस क्या था, लेंथ था, वो लेंथ कौन सा यूनिट था, फंडामेंटल यूनिट था। टाइम कौन सा यूनिट था, फंडामेंटल यूनिट था। और उसी यूनिट से हमने क्या किया, स्पीड बना दिया, वेलोसिटी बना दिया, एक्सेलरेशन बना दिया। ऐसे बहुत ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट्स हैं, जिसको फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा बनाया जाता है। अब ऐसे बहुत, जैसे अभी हमने बताया कि 7 आपको फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेकिन डिराइव यूनिट बहुत सारे हैं। उसे यहाँ पे सब का एग्जांपल लिख पाना पॉसिबल नहीं है। हमने आपको क्या बता दिया कि डिराइव यूनिट कौन सा यूनिट होगा, जो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स के से मिल के बना, जैसे विच इज डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। यानी ये 7 यूनिट हैं, इसी 7 यूनिट से मिल के जब 2 यूनिट मिलेंगे तो क्या बनाएगा, एक अलग यूनिट बनाएगा, जिसको हम लोग डिराइव यूनिट के नाम से जानेंगे। डिराइव यूनिट में जैसे हम लोगों ने समझा एरिया का, स्पीड, ये क्या था, फॉर्मूले के अनुसार हमने देखा कि मीटर स्क्वायर आया, इसका मीटर पर सेकेंड आया। तो ये हो गया आपका डिराइव यूनिट का एग्जाम्पल। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी अभी तक जितने हम लोगों ने यूनिट के बारे में पढ़ा वो कौन कौन से सिस्टम में यूज किए जा चुके हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था और एमकेएस सिस्टम था, और उसके बाद से एसआई यूनिट आया। तो आखिर में ये सिस्टम क्या थे, हम आपको बता दें कि जितने भी कंट्रीज थे वो अपना मेजरमेंट करने के लिए खुद अलग यूनिट बना करके रखते थे। जैसे सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस यूनिट होता है आपको फुट पाउंड सेकेंड, और एमकेएस यूनिट होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो जो भी ऐसे ये तीनों यूनिट जो थे, ये तीनों सिस्टम जो थे, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से यूज होते थे। तो कुछ कंट्री बोलने लगे कि हम क्या हो, जैसे कि हम आपका सीजीएस यूज कर रहे हैं, दूसरे कंट्री वाले एफपीएस यूज कर रहे हैं, और कोई एमकेएस यूज कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, बहुत ऐसी दिक्कतें आती थी जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाते थे। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए बोला गया कि एक इंटरनेशनल यूनिट बनेगा जो कि सारे कंट्री उसी के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझना चाहते हैं कि ये सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस क्या होता है। तो ये एक क्या था, सिस्टम ऑफ यूनिट था, यानी ये सिस्टम ऑफ यूनिट थे तीनों, सीजीएस, दूसरा एफपीएस और तीसरा एमकेएस। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 3 चीज बताते थे, लेंथ, मास और टाइम। इनका मेजरमेंट करने का जो तीनों लेंथ, मास और टाइम का था वो अलग अलग था। सी का मतलब हो गया आपका सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, और एस फॉर सेकेंड। उसी तरह से एफपीएस यूनिट में हम लोग लेंथ को मेजर करते थे फुट में, मास को मेजर करते थे पाउंड में, और टाइम को मेजर करते थे सेकेंड में। नेक्स्ट आया एमकेएस में। तो एमकेएस में हम लोग लेंथ को मेजर करते थे मीटर में, मास को मेजर करते थे किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते थे सेकेंड में। तो ये था, ये अलग अलग कंट्रियों के द्वारा अलग अलग अपना एक यूनिट बना हुआ था। इससे क्या प्रॉब्लम होता था, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी दिक्कतें आती थी। ऐसी दिक्कतें आती थी जैसे कि हम लोग अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी वर्क करते हैं तो उस समय दिक्कत आती थी कि हम किस यूनिट का यूज करें, इस एफकेएस का, एमकेएस का, या फिर सीजीएस का। तो इससे के लिए क्या कहा गया, इसके लिए बोला गया कि एक ऐसा यूनिट बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये एक ऐसा यूनिट बना जिसको क्या किया गया, बोला गया कि पूरे वर्ल्ड जो होगा, जो भी वर्ल्ड हमारे कंट्रीज होंगे, वो सारे कंट्री इस यूनिट को फॉलो करेंगे। और अभी तक जो हम लोगों ने वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े, डिराइव यूनिट पढ़े, उसमें डिराइव यूनिट में कुछ ऐसा यूनिट अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ जितने फंडामेंटल यूनिट थे वो सारे ऐसा यूनिट थे। तो एक ऐसा यूनिट का मतलब, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब एक ऐसा यूनिट जो पूरे विश्व को उसको फॉलो करे, पूरे कंट्री उसको फॉलो करे,
जिससे क्या हो, हमें कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने में दिक्कत ना आए। ये जो 3 सिस्टम बने हुए थे, ये तीनों सिस्टम को हटा दिया गया, क्या बनाया गया, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, जिसको हम लोग SI यूनिट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हमें आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और लाइक बटन दबा देना ज़रूर, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो लाता रहूँगा, जो आपको 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। हम लोग सारे टॉपिक को एक एक करके डील करेंगे, साइंस और मैथ को।